नमस्कार दोस्तों, अन सिलेबस में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल का वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना क्या फ़ायदा हो रहा है, और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में देख रहे थे। इंडियन पॉलिटी का 1800 क्वेश्चन MCQ हम लोग करेंगे, जो हर एक एग्जाम में आ चुका है पहले। ये आ चुका है मतलब आएगा, ये नहीं आएगा नहीं मतलब इसको और भी अच्छे से करना है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आता रहता है। चलिए, आज का टॉपिक है सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रेस्क्राइब द कंडीशन एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। बताइए क्या होगा आंसर इसका। इसका आंसर होगा ये नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following statements regarding acquisition of Indian citizenship is correct। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए, ठीक है। बताइए कौन सा करेक्ट है, करेक्ट वाला कौन सा है। ऑप्शन 23 का क्वेश्चन नंबर 23, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ये सी, इफ born in India only that person can be acquire citizenship at least one of whose parents is an Indian, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Citizenship Act 1955, Indian citizenship cannot be acquired by, बताइए क्या होगा। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या होगा। इसका आंसर होगा ये, चिल्ड्रन ऑफ द डिप्लोमेटिक पर्सनल और लाइन एनिमीज born in India on और आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिटीजनशिप provisions are ensured in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट और आर्टिकल में सिटीजनशिप के बारे में लिखा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पार्ट 2, 5 to 11, ठीक है। 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, which of the following articles describes about the person voluntarily acquiring citizenship of foreign state not to be citizens। कौन सा आर्टिकल में लिखा है वॉलंटरी एक्वायरिंग कर सकता है, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आर्टिकल 6 ensures the provision conferring right of citizenship of certain person who have migrated to India from Pakistan। Which one of the following promises incorrect, ठीक है। इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ये वाला इनकरेक्ट। ही और either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935।
ठीक है, चलिए इनकरेक्ट, ठीक है, और बाकी सब करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटेल्स ऑन हाउ सिटीजनशिप मे बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर एनमरेटेड, इनवाइटेड। चलिए इनवाइटेड इन, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी और डी, क्या होगा इसका इनमें से? सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड इफ, खत्म हो सकता है इंडियन सिटीजनशिप पर्सन का कब खत्म हो सकता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी और डी, क्या होगा इसका आंसर? होगा ए सी, मतलब A1, 3 और 4, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन कैन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया इवन इफ बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया इफ हिज और हर, बताइए अगर एक आदमी बाहर जन्म लेता है, ठीक है, तब उसको कैसे इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फादर और मदर is a citizen of India at the time the person's birth, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय registration a person must have been resident in India for immediately before making a application, बताइए कितने साल, क्या होगा इसका आंसर? कितना साल रहना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो सिटीजनशिप मिलेगा। बाहर का आदमी को यहाँ पे सिटीजनशिप लेने के लिए कितने साल रहना पड़ेगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये, इससे पहले भी मैं बताया था 5 साल, ठीक है, इससे अगले जो पार्ट है उसमें बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा इनमें से कौन सा आर्टिकल को और स्टेटमेंट को बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है, आर्टिकल 32, ठीक है। चलिए ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बताया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आल्सो अवेलेबल टू ए फॉरेनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, इंडिया में बाहर किसी भी कंट्री से आने वाला व्यक्ति और आने वाला किसी भी फॉरेनर को इन फंडामेंटल राइट्स मिल जाता है, इंडिया में मिल जाता है, बाहर को किसी भी आदमी को इंडिया में मिल जाता है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स इनमें से, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट एक्शन विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Which one of the following pairs is not correctly matched? सब्जेक्ट लिखा है और लिस्ट दिया है, इनमें से
कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच, इनमें से बताइए कौन सा मैच करेक्ट नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा करेक्ट नहीं है? ये स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। फॉरेस्ट, ये कॉन्करेंट में आता है। इंश्योरेंस, ये यूनियन में आता है, ठीक है। मैरिज और डाइवोर्स, ये कॉन्करेंट में आता है। अच्छा, आप लोग ये बताना, एजुकेशन कौन सा लिस्ट में आता है? सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट, बताइए कौन सा लिस्ट में आता है? बताइए कौन सा लिस्ट में आता है एजुकेशन? अगर आपको पता है तो कमेंट करना, ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कौन सा लिस्ट में आता है? स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट। यहाँ पे यूनियन लिख लीजिए, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। नेक्स्ट, ऑन whom does the constitution confer special responsibility for the enforcement of fundamental rights? बताइए इनमें से क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 35, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसका रखवाला, मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर कौन इसका मतलब देख रेख करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली। इसके लिए इसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और किसको मिला है? हाई कोर्ट को भी मिला है, ठीक है। चलिए, कौन सा आर्टिकल के द्वारा इसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को? हाई कोर्ट को मिला है 226 आर्टिकल, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को मिला है 32, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड, फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड, बताइए क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये, ऑप्शन ए, ठीक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग रहेगी, स्लेवरी, लेबर, ठीक है, बाउंडेड लेबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आर्टिकल 20 to 22 related to the fundamental rights to liberty and personal liberty. These rights are available to, कब अवेलेबल रहता है ये राइट, बताइए। अवेलेबल टू, दिस राइट आर अवेलेबल टू, बताइए 20 to 22, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 आंसर क्या होगा? किसके लिए अवेलेबल है? सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए, मतलब जो इंडिया का सिटीजन है एंड जो फॉरेनर है, ठीक है, दोनों के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है, 20 से 22, ठीक है। Which one of the following has been dropped from the list of personal freedom enshrined in Article 19 of the Constitution? बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 38, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, once the proclamation of emergency is made, the right of a citizen to move to the Supreme Court for the enforcement of his fundamental rights is suspended
बाय द कौन करता है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अनाउंस करता है फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएगा, मतलब इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी कौन अनाउंस करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अनाउंस करने से फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाता है, पर 20 एंड 21 खत्म नहीं होता है, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम में भी ये दोनों आर्टिकल खत्म नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी और डी, क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी, ठीक है। पार्ट ऑफ बेस स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, which of the following statement is are not inductive of the difference between fundamental rights and directive principles? बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 3 and 4, ठीक है। नॉट इंडक्टिव डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है। 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड्स मोस्ट ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिसोर्सेस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इतना ही इस पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी मोटिवेटेड होता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा सा जो कंटेंट है, अच्छा सा जो क्वेश्चन है, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको दे पाऊँ, अच्छे से लेके आ पाऊँ और डिस्क्राइब कर पाऊँ। तो यहाँ पे सिलेबस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यहाँ पे बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। और अगर आपको मतलब वीडियो तुरंत मतलब जब भी अपलोड करूँ तब भी आपको चाहिए तो यूट्यूब में तो बहुत आता रहता है नोटिफिकेशन, अगर उससे भी पहले चाहिए आपको तो ये टेलीग्राम है, इसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फेसबुक में फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो इसमें जाके देख लीजिए, पीडीएफ वगैरह है, ठीक है। अगर डोनेट करना चाहते हैं तो इसको गूगल में लिख लीजिए, हो जाएगा डोनेट, ठीक है। और अगर कोई भी इंक्वायरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, ठीक है। थैंक यू।